Okay, so this is a new chapter which is active and passive movement. तो बेसिकली एक्टिव और पैसिव मूवमेंट क्या होता है पहले तो मैं ये बता रही हूँ, उसके बाद में हम एज पर आर बुक्स आगे आगे चलेंगे। एक्टिव का मतलब ये होता है कि जो मूवमेंट हम अपने आप से कर पाते हैं। पैसिव का मूवमेंट ये है कि जो मूवमेंट हम अपने आप से नहीं करवाएंगे कर पा रहे हैं, कोई दूसरा हमारे लिए वो मूवमेंट कर रहा है। या फिर हमारा एक हाथ, मान लो मैं अपने इस हाथ को इस तरीके से नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरा दूसरा खुद का हाथ ही इस हाथ को ऐसे और ऐसे करवाएगा। तो ये यहाँ पर एक्टिव मूवमेंट नहीं कर पा रहा, पैसिव कर रहा है, क्योंकि इसको इस हाथ का सपोर्ट चाहिए। और अगर ये अपने आप कर पा रहा है तो वो एक्टिव मूवमेंट में आ जाएगा। ये बेसलाइन डिफरेंस है इसमें कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। अब हम लोग बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। The exercise which is needed for the treatment purpose is called a therapeutic exercise। जो हमें किसी ट्रीटमेंट को मतलब ट्रीटमेंट के पर्पज से जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज होती हैं। The person performing the exercise in gym, jogging are to build the body and for healthy living। लेकिन जो एक्सरसाइजेज हम जिम में करते हैं वो हम एक्सरसाइज अपनी बॉडी बिल्ड करने के लिए या हेल्दी लिविंग के लिए यूज करते हैं। But the therapeutic exercises are the exercises which are performed to come out from one's ailment or disease। लेकिन जो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज होती हैं वो एक्सरसाइज हैं जिनसे हम किसी बीमारी से बाहर निकलने के लिए काम करते हैं। यानी कि वो एक्सरसाइजेज करने से हमारी कोई तकलीफ, हमारी कोई बीमारी या हमारी कोई डिफॉर्मिटी वो सही हो सकती है। Therapeutic exercises are totally different from the body building exercise। ये जो एक्सरसाइजेज हम करते हैं ये बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज से बिल्कुल अलग होती हैं। एंड द मेन गोल ऑफ थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज इज प्रिपेयरिंग और मेकिंग द पेशेंट इंडिपेंडेंट और सिम्टम फ्री मूवमेंट। हमारा मेन गोल थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस का यही रहता है कि हम उसका पेन रिलीव करवा सकें, उसको अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं बीमारी के वो दूर करवा सकें और उसको इंडिपेंडेंट बना सके ताकि वो कोई भी काम अपने आप से कर पाए, इतना केपेबल हम उन्हें कर पाए। It brings back the disease or injured patient to the normal state and it plays the major role in rehabilitation of an individual। हमें हमारा जो काम है वो ये है कि किसी भी आदमी को अगर कोई बीमारी है या कोई तकलीफ है या कोई चोट लगी है तो हमें उसे बैक टू नॉर्मल लाइफ लेकर जाना है, जो उसकी बीमारी या फिर जो चोट है उससे पहले की जो स्टेज थी वहां तक लेकर जाना है, जिससे कि आदमी जो है वो पहले वाले स्टेट की तरह आ जाए और अपनी जिंदगी के रोल पहले की तरह प्ले कर सके। और जो उसकी ये जो काम जब हम करते हैं इसे हम रिहेबिलिटेट करवाना बोलते हैं या रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, कि हमें उसकी जो पुनरावृत्ति की है कि जो वो पहले लाइफ में था उसको हम वापस लेकर आ पाए हैं। To perform the therapeutic exercises, one should have thorough knowledge on anatomy। अगर आपको थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस करवानी है या करनी है तो आपके पास में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का, ऑर्थोपेडिक्स का, न्यूरोलॉजी का, काइनेसियोलॉजी, पैथोलॉजी, कार्डियोपल्मोनरी एंड सम ऑफ फिजियोथेरेपी रिलेटेड मेडिकल फील्ड्स। इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं किसी भी एक्सरसाइज प्रोटोकॉल को बनाने के लिए। It is believed that the perfect assessment of the disease is the 75% of the treatment। अगर आप किसी बीमारी का डायग्नोज सही कर लेते हैं तो आपने 75% ऑफ काम कर लिया है, रेस्ट रिमेनिंग 25% ही करना बचता है अगर आपका डायग्नोज एकदम ठीक है तो। The perfect assessment to be made before starting any sort of therapeutic maneuver। और ये जो असेसमेंट है यानी कि किसी का डायग्नोस बनाना, ये किसी भी ट्रीटमेंट या किसी भी पेशेंट के लिए ये सबसे पहला काम रहता है। जब आप उसकी असेसमेंट करते हैं, आप उसको कोई भी ट्रीटमेंट का चीज देने से पहले उसका असेसमेंट करेंगे कि उसको हुआ क्या है, उसके बाद में आप आगे की प्रोटोकॉल जो होगा आप डिसाइड करेंगे। Stretching, strengthening, coordination, exercise, mobilization, and manipulation, gait correction are the sum of the therapeutic exercises used for treating the ailment of the patient। ये कुछ कुछ टाइप की एक्सरसाइजेज लिखी हैं जो हम आगे फर्दर क्लासेस के अंदर देखेंगे। स्ट्रेचिंग तो शायद आप इसी क्लास के अंदर देख लेंगे और स्ट्रेंथनिंग भी देख लेंगे। बाकी की चीजें आप अगले साल की क्लास के अंदर देखेंगे।
तो ये सारी चीजें मिलकर हमारा थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस को बनाती हैं, जिन चीजों को हम आगे यूज करते हैं कभी भी किसी भी ट्रीटमेंट के दौरान। अब हमें सबसे पहले देखना है कि मूवमेंट क्या होती है और कितने तरीके की होती है। मूवमेंट जब हम किसी भी अपनी मसल या फिर किसी भी आर्म में, फोर आर्म में या किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर उसकी पोजीशन से दूसरी पोजीशन को चेंज में लेकर आते हैं तो वो हम मूवमेंट कहलाते हैं, क्योंकि बिना मूवमेंट किए हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। और मूवमेंट हमारे पास में दो तरीके की होती है, मेजरली दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं, एक्टिव मूवमेंट एंड पैसिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट जो आप अपने आप से कर पा रहे हैं, पैसिव मूवमेंट जिसमें आपको किसी चीज के लिए हेल्प लेनी पड़ती है। इसके बाद में हम एक्टिव मूवमेंट को फर्दर डिवाइड करते हैं, जिसमें असिस्टेड मूवमेंट, प्री एक्टिव मूवमेंट, असिस्टेड एंड रेजिस्टेड मूवमेंट एंड रेजिस्टेड मूवमेंट। इन सब के बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम पैसिव मूवमेंट के ऊपर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे। इस चैप्टर में हम ज्यादा चीजें एक्टिव के बारे में देखेंगे, लेकिन पैसिव को भी अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो हमारे पास में कई चीजें निकल कर आती हैं। रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट, पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक, मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन एंड स्ट्रेचिंग। ये मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन और स्ट्रेचिंग, ये तीनों टेक्निक्स हैं, स्पेशल टाइप की टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज करते हैं किसी भी मसल को करेक्ट फॉर्म में लेकर आने के लिए या जॉइंट को करेक्ट फॉर्म में लेकर आने के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्टिव मूवमेंट। द मूवमेंट विच इज डन बाय द पेशेंट हिमसेल्फ इज सेड टू बी एक्टिव मूवमेंट। जो पेशेंट अपने आप से कर पा रहा है वो एक्टिव मूवमेंट है। एक्टिव मूवमेंट आर द voluntary action of the muscle and this may be classified into 4 varieties। एक्टिव मूवमेंट जो वो है वो वॉलेंट्री एक्शन है, यानी कि आप इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री दो टाइप के फंक्शन होते हैं, जिसे आप ऐच्छिक और अनैच्छिक एक्शन बोलते हैं। तो जो ये वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री का मतलब ऐच्छिक है और ऐच्छिक का मतलब कि आप अपने आप से कर पाने वाले कार्य हैं। तो एक्टिव मूवमेंट जो है वो आपकी एक वॉलेंट्री एक्शन है। इसको फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हैं असिस्टेड में, फ्री में, असिस्टेड एंड रेजिस्टेड में और रेजिस्टेड के अंदर। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि असिस्टेड क्या होता है, फ्री क्या होता है और असिस्टेड रेजिस्टेड क्या होता है और सिंगल रेजिस्टेड क्या होता है। तो अभी तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है कि एक्टिव मूवमेंट और पैसिव मूवमेंट क्या होता है, किसी को नहीं समझ में आया हो? नो मैम। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारे पास में पहली चीज असिस्टेड एक्सरसाइज। इफ द स्ट्रेंथ or the coordination of muscle is insufficient to perform an activity, the external force is utilized to compensate the lack, and the muscle has the strength or endurance, but it is not sufficient to perform an activity or control an action। Assisted exercises क्या है कि आपकी जो मसल है उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं है कि वो कोई भी मूवमेंट को परफॉर्म कर सके पूरी तरीके से अपने आप। जब उसमें किसी चीज की कमी रह जाती है तब वो मसल जो है वो अपना एक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाती। और उस कमी को दूर करने के लिए जब हम कोई और चीज यूज करते हैं, किसी चीज का सहारा लेते हैं और उस मूवमेंट को कंप्लीट करवाते हैं, उसे हम असिस्टेड मूवमेंट कह सकते हैं। यानी कि हमारा हाथ इस तरीके से फ्लेक्स नहीं हो पा रहा था कंप्लीटली, तो हमने किसी मदद की जरूरत पड़ी और वो मदद जब हमें मिल गई तो वो असिस्टेड एक्सरसाइज बन गई। असिस्टेड एक्सरसाइज दो तरीके की हो सकती हैं, मैनुअल और मैकेनिकल। मैनुअल मतलब कोई आदमी, इंसान आपको वो मदद दे, या मैकेनिकल यानी कि कोई मशीन आपको वो मदद दे। फर्दर इसको मैनुअल को आप डिवाइड कर सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव को, पर पहले हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ असिस्टेड एक्सरसाइज। The assisted exercise can be performed manually or mechanically. Again, the manual assisted exercises having the two division, which is active and passive। Active assistance क्या है? The patient himself can assist with his opposite extremity to perform the assisted exercise। एक्टिव असिस्टेंस क्या है? जब मेरा हाथ इस तरीके से नहीं मुड़ रहा तो मैंने अपने ही दूसरे हाथ से इसको मोड़ना शुरू कर दिया। मतलब क्या हुआ कि मैंने अपनी मदद खुद कर दी, मुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ी,
लेकिन ये असिस्टेंस तो था क्योंकि मेरा हाथ अकेला अपने आप ये मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। इसे आप बोलेंगे एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज। फॉर एग्जाम्पल, द ऑपोजिट लेग इज यूज्ड बाय द पेशेंट टू इंक्रीज द फ्लेक्शन मूवमेंट ऑफ द नी इन लॉन्ग सिटिंग और प्रोन लाइन। आप सीधा लेटे हुए हैं और आपको अपना एक घुटना मोड़ना है, लेकिन आपके पास में इतनी घुटने में पावर नहीं है कि आप वो घुटना मोड़ सकें। तो आपने क्या करा, अपने ही दूसरे पैर से उस घुटने को मोड़ने की कोशिश की और वो घुटना मुड़ गया। इस तरीके से आपने एक्टिव असिस्टेंस की। या अपर लिम्ब के अंदर आपने अपर लिम्ब आर यूज्ड टू मूव द लोअर लिम्ब और ऑपोजिट साइड अपर लिम्ब। लेकिन हमारे हाथ जो है वो दोनों तरीके का काम कर पाएंगे, हमारे लोअर लिम्ब को भी सपोर्ट कर सकते हैं और अपर लिम्ब को भी। अगर हमारे लोअर लिम्ब में कोई मूवमेंट है जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं हम, तो हाथ से हम मदद ले सकते हैं अपने और उस मूवमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। सॉरी, सॉरी। सॉरी। तो ये तो था आपका एक्टिव असिस्टेंस एक्सरसाइज। This type of active assisted exercise is very much helpful for the home programming exercise. जब भी हमें कभी होम प्रोग्राम पे डालना होता है, क्योंकि हमारे पास में पेशेंट कई ऐसे भी आते हैं जो ये बोलते हैं कि हम लोग आपके क्लिनिक पे डेली नहीं आ सकते, हम हफ्ते में एक बार आ जाएंगे, हम महीने में 2 बार आ जाएंगे। अगर ऐसे कोई पेशेंट आ रहे हैं तो हमें हमारा एक्सरसाइज का प्रोग्राम इस तरीके से बनाना पड़ता है कि वो घर पर वो एक्सरसाइज कर सके। और घर पर एक्सरसाइज करने के लिए उसके पास में कोई और मौजूद हो सकता है जो उसे करवाए, या फिर उसे खुद से करनी पड़े। अगर खुद से करनी पड़े तो हमें उसको दूसरे हाथ को उसको बताना होगा कि आप अपने ही हाथ से इस तरीके से अपनी मदद करेंगे और ये एक्सरसाइज करेंगे। तो उस टाइम में हमें ये सबसे ज्यादा मदद करती है एक्सरसाइज। The main advantage is the patient he himself only know the pain limit and availability range of motion. और ऐसा इसमें फायदा ये है कि अगर मान लो हम किसी और को बोले कि तुम इस पे ये एक्सरसाइज करवाओगे, तो वो बंदा नहीं जानता कि उसको कहाँ पे पेन आ रहा है या क्या उसकी लास्ट रेंज है। लेकिन अगर हमारा ही दूसरा हाथ हमें करवा रहा है तो हमें पता होगा कि हमारी लिमिट कितनी है, हम कितना कर सकते हैं, so that he can perform the exercise conveniently within the pain limit. और इस तरीके से वो पेन के अंदर, पेन लिमिट के अंदर रहते रहते अपने आप की एक्सरसाइज खुद करवा सकता है। दूसरा है पैसिव असिस्टेंस, जिसको आप अगेन 2 तरीके से डाल सकते हो, मैनुअल और मैकेनिकल। पैसिव असिस्टेंस का क्या मतलब है कि हमें किसी और से मदद लेनी पड़ रही है, जिसमें आपका सबसे पहला है मैनुअल असिस्टेड एक्सरसाइज। मैनुअल असिस्टेड एक्सरसाइज में है द पैसिव असिस्टेंस मे बी गिवन बाय द थेरेपिस्ट और बाय एनी ऑफ द मेडिकल प्रोफेशनल और सम टाइम बाय द पेशेंट्स रिलेटिव्स एंड फ्रेंड। आपको पैसिव असिस्टेंस है जो अगर किसी और से लेनी पड़ रही है, तो या तो वो आपका फिजियोथेरेपिस्ट प्रोवाइड करवाएगा, या कई बार फिजियोथेरेपिस्ट अगर एक्सरसाइज बता के चला गया है तो नर्सेज करवाएंगी, या फिर आपके घर का कोई रिलेटिव करवाएगा, या आपका कोई फ्रेंड करवाएगा। लेकिन कोई दूसरा पर्सन आपको ये करवाएगा तो उसे आप मैनुअल असिस्टेड एक्सरसाइज बोल सकते हैं। दिस टाइप ऑफ असिस्टेड एक्सरसाइजेज इज मैक्सिमम पैसिव इन नेचर। ये ज्यादातर असिस्टेड एक्सरसाइज हमेशा पैसिव ही रहती है। एंड द पेशेंट हैज टू ट्राई टू परफॉर्म द मूवमेंट, और पेशेंट को इस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए ट्राई करना रहता है अप टू हिज एबिलिटी, जितना वो लास्ट रेंज जितनी वो अचीव कर सकता है। इन पैसिव मूवमेंट there will not be a muscle work, but in assisted exercise the muscle will be acting throughout the movement. पैसिव मूवमेंट के अंदर कोई भी आपके मसल का वर्क नहीं है जितना कि असिस्टेड के अंदर है, क्योंकि असिस्टेड के अंदर हमने उसको हल्का हल्का मदद किया और उसने अपने आप से ये मूवमेंट किया। लेकिन पैसिव के अंदर सारा काम थेरेपिस्ट ने कर दिया।
बंदे को खुद को कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ मसल मतलब अपना हाथ दे दिया, दूसरे बंदे ने उसका हाथ मोड़ के करके 10 बार रिपीट करके छोड़ दिया। इसमें उसकी मसल का कोई वर्क नहीं हुआ था, लेकिन उसके मसल पे एक्शन हुआ। अगली चीज है आपके पास में मैकेनिकल असिस्टेड एक्सरसाइज। The assisted exercise is done with the help of a mechanical device called mechanical assisted exercise। यहाँ पे हम कई तरीके की मशीन्स जो यूज करते हैं उसमें हम इसका यूज करते हैं, जैसे सस्पेंशन थेरेपी। सस्पेंशन थेरेपी के अंदर हमारे पास में एक जाल सा बना रहता है छत की तरफ, और उससे रस्सियां लटक रही हैं। रस्सियां लटकने वाले अंदर जो कपड़े से लगा होता है, इसमें हम अपना हाथ डाल देंगे और कोई बंदा हिला के छोड़ देगा तो हमारा हाथ हिलता रहेगा। या फिर कोई एक मशीन आती है जिसमें मान लो लोअर लिम्ब का करवाना है, आपने पैर उस मशीन के अंदर फिट कर दिया, रेंजेस फिट कर दी, तो वो मशीन अपने आप पैर को मोड़ेगी सीधा करेगी, मोड़ेगी सीधा करेगी, वो मूवमेंट उसके अंदर आता रहेगा। तो ये मैकेनिकल हो गया। पुलीज यूज कर सकते हैं, स्प्रिंग यूज कर सकते हैं, एंड सम ऑफ द एग्जांपल फॉर द मैकेनिकल असिस्टेंस एंड द सम कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द रजिस्टर्ड एक्सरसाइज। और इसी तरीके से कुछ एक चीजें जो आप रजिस्टर्ड के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ये होता है आपका असिस्टेड एक्सरसाइज, यानी कि किसी की असिस्टेंट के लिए। असिस्टेड एक्सरसाइज को डिवाइड किया था हमने मैनुअल और मैकेनिकल। मैकेनिकल के अंदर जब हम किसी मशीन की हेल्प से अपनी मूवमेंट करवा रहे हैं, मैनुअल यानी कि कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन आपके ऊपर मूवमेंट को करवाने में आपकी हेल्प कर रहा है। मैनुअल के अंदर आपके पास में दो पार्ट आते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव के अंदर क्या है, आप ही का कोई दूसरा हाथ, आप ही का हाथ आपको मदद करेगा उस मूवमेंट को क्रिएट करवाने के लिए, और पैसिव के अंदर कोई दूसरा आएगा बंदा जो उसको मूवमेंट क्रिएट करवाएगा, आपका हाथ अपने आप से कुछ नहीं करेगा। ये चीजें आती हैं आपकी असिस्टेड एक्सरसाइज के अंदर। इसको समझने में अब तक में किसी को कोई परेशानी, किसी को असिस्टेड एक्सरसाइज नहीं समझ में आ रही है? नो मैम, आ गई। नो। सबको आ गई? यस मैम। यस मैम। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम यूज करते हुए ये एक्सरसाइजेस करवाते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है रेंज। द असिस्टेंस गिवन इज चेंजेबल डिपेंड ऑन द रेंज। हमेशा असिस्टेंस जो है वो चेंज हो सकती है जितनी उसके पास में रेंज है। आज मान लो उसके पास में 60 डिग्री का रेंज आ रहा है, तो आपने अपना काम 60 डिग्री तक किया। कल उसमें 70 डिग्री की रेंज आ रही है तो आप 70 डिग्री तक करोगे, ये अपने आप चेंज हो जाएगा। इसमें आपको कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाना है। Normally in the beginning and the end range, the muscle strength will be less while comparative with the middle range. ऐसा आपने नोट किया होगा कि काम को शुरू करने में आपकी मसल को जोर लगाना पड़ता है, या काम को एंड करने में मसल को जोर लगाना पड़ता है। बीच के टाइम में आपकी मसल को जोर काफी कम लगाना पड़ता है। So that the assistance provided should be more in beginning and end and then in the middle range. तो ऐसे टाइम के अंदर आपको असिस्टेंस सबसे ज्यादा कहाँ प्रोवाइड करवानी है? शुरुआत में, यानी कि उसको शुरू करने के टाइम में, और उस मसल के एक्शन को खत्म करने के टाइम में। बीच में सिर्फ आप पकड़ के ही खड़े, इतना काफी। मतलब आपने शुरू करवाया यहाँ से तो आपने अपना हाथ लगाया, फिर बीच के अंदर और फिर लास्ट के अंदर आपने हाथ जोर लगाया, बीच का काम अपने आप हो गया। ये आप रेंज के अंदर इसका प्रिंसिपल यूज करेंगे। दूसरा है कमांड। सम कमांड इज नीडेड टू activate the patient and perform the effective movement. The command gives perfect guideline to the patient to practice an activity. आपको हमेशा कभी भी मुंह बंद रख के नहीं बैठना है। आप जब भी कभी किसी पेशेंट के ऊपर कोई एक्सरसाइज करवा रहे हैं, आपको हमेशा उसे कमांड देनी। कमांड देने का मतलब क्या है? आप उसे बोलेंगे हाथ उठाइए, हाँ हाँ ऊपर उठाइए, और उठाइए, और चला जाएगा, कोशिश कीजिए, आप हाथ ऊपर उठा सकते हैं, आपको ये करना है, आप ये करें। ये चीजें, ये कमांड आप बोलेंगे तो इससे पेशेंट जो है वो आपका मोटिवेट होगा और करने की कोशिश करेगा और करके दिखाएगा। आप बोलेंगे कि बता दिया है, आप आपको ऐसे हाथ मोड़ना है, आप चलो करो, मैं यहाँ बैठा हूँ देखता हूँ, आप हाथ ऊपर मोड़ो करो, तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको ईच एंड एवरी टाइम में उसको कमांड देना है, हाँ जी हाथ ऊपर उठाइए, हाँ हाँ करो करो करो, और आगे चला जाएगा, हाथ ऊपर करो। इस तरीके से जब आप उसे समझाएंगे तो वो परफेक्ट कमांड जाएगा। और जैसे ही वो करने लगता है तो आप उसको गुड 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 के तरीके से मोटिवेट करेंगे कि वेरी गुड, और चला जाएगा, वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छे किया आपने। इस तरीके से आप उसको मोटिवेट करते रहेंगे ताकि वो मूवमेंट को क्रिएट करता रहे।
तो कमांडिंग हमें हमेशा जारी रखनी रहती है जब भी हम किसी भी तरीके की कोई भी एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तीसरा प्रिंसिपल है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ द पेशेंट इज द मस्ट इन असिस्टेड एक्सरसाइज, अदरवाइज द मूवमेंट विल बी पैसिव इन कैरेक्टर। आपको हमेशा कंसंट्रेटेड रहना है जब आप पेशेंट को एक्सरसाइज करवा रहे हैं असिस्टेड टाइप की, यानी कि आप उसको असिस्ट कर रहे हैं वो मूवमेंट क्रिएट करने के लिए, यानी कि आप उसे थोड़ा सहारा दे रहे हैं ताकि वो मूवमेंट कर सके। अगर वो आप ध्यान हटा लेंगे तो सारी मूवमेंट आप ही उसके हाथ पे करते जाएंगे, पेशेंट खुद करेगा ही नहीं। असिस्टेड के अंदर आपने शुरुआत कर दिया, फिर बाकी का काम पेशेंट खुद करेगा, आपने फिर उसका एंड कर दिया। इस तरीके से आप काम करेंगे। Therapist has to make the patient to concentrate on the treatment well for effective performing the assisted exercise. थेरेपिस्ट को हमेशा इतना कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए ताकि उसकी एक्सरसाइजेज जो भी उसने करवाई वो पूरी तरीके से इफेक्टिव हो और बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आए। चौथी चीज है स्पीड। Speed determine the assisted exercise more if the speed is increased and it shows the passive character and also the patient cannot cope up with the movement. आपकी स्पीड जो है वो हमेशा ये डिटरमाइन करती है कि आपकी असिस्टेड एक्सरसाइज कैसी है। अगर आपके पास में स्पीड ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि जो आपकी एक्सरसाइज है उसके अंदर पैसिव चीजें ज्यादा हो रही है। मतलब ये कि अगर आदमी को खुद से हाथ को मोड़ने के लिए बोला जाए तो उसकी स्पीड कम होगी क्योंकि उससे वो चीज हो ही नहीं रही है। वही चीज अगर दूसरा बंदा उसके हाथ पे करवा रहा है तो वो तो फटाफट ऐसे ऐसे करवा देगा। अगर फटाफट करवा देगा इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर पैसिव काम ज्यादा हो रहा है, एक्टिव काम कम हो रहा है। रिपीटेशन, द मूवमेंट हैज टू बी रिपीटेड सो दैट द जॉइंट रेंज एंड मसल पावर कैन बी इम्प्रूव। हमेशा हमें एक्सरसाइज के अंदर रिपीटेशन फॉर्म लेनी पड़ती है कि ऐसा नहीं है हम किसी एक पर्सन को एक्सरसाइज बताएं कि इस तरीके से दिन में एक बार हाथ मोड़ना है आपका हाथ ठीक हो जाएगा। नो, हमें हमेशा रिपीटेशन देनी है कि हम आपको दिन में सुबह 10 बार हाथ मोड़ना है, शाम को 10 बार हाथ मोड़ना है, दोपहर को 10 बार हाथ मोड़ना है। इस तरीके से आप दिन में 10 बार ये चीज 3 बार करेंगे तब जाके आपका हाथ ठीक होगा 1 महीने के अंदर। इसलिए हमें ये रिपीटेशन हमेशा बतानी रहती है ताकि आप जॉइंट के ऊपर जो मसल पावर लगने वाली है या जो रेंज है वो कंप्लीट कर सके और रिपीट करने से उसके अंदर पावर आ सके। इसलिए हम ये चीजें यूज करते हैं। अब यूज क्या है कि हम एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट करते ही क्यों है, जिसका हमारे पास में क्या जरूरत है। इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि हम रेंज ऑफ मोशन जो जॉइंट पे है वो बढ़ा सकें। हर एक जॉइंट की एक रेंज चलती है कि वो कितनी डिग्री से लेके कितने डिग्री तक चल सकता है। जैसे फ्लेक्शन अगर शोल्डर जॉइंट पर देखें तो 180 डिग्री तक जा सकता है, 0 से लेके 180 डिग्री तक। अगर 180 डिग्री तक जा रहा है तो उसकी जो मूवमेंट अगर मान लो यहाँ 90 डिग्री तक आ रही थी, इसके ऊपर हाथ नहीं उठ रहा है तो हमें उस हाथ को ऊपर उठाने के लिए काम करना है, तो हम ये रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करवा सकते हैं एक्सरसाइज से। हम इंक्रीज करवा सकते हैं स्ट्रेंथ को, पावर को और एंड्योरेंस को। किसी भी मसल के अंदर किसी भी मसल की हम स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी मसल पावर इंक्रीज करवा सकते हैं, उसका एंड्योरेंस इंक्रीज करवा सकते हैं। एंड्योरेंस सब लोगों को जानकारी है कि एंड्योरेंस क्या होता है? नो मैम, क्षमता, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ और पावर का तो सबको पता होगा। एंड्योरेंस का मतलब ये है कि हम अपनी मसल से किसी एक काम को कितनी बार करवा सकते हैं। मतलब मेरे को हाथ मोड़ने के लिए बोला जाए तो शायद मैं बोलूंगी मैं 50 बार मोड़ सकती हूँ। कोई और ऐसा भी होगा जो बहुत ट्रेंड होगा तो वो बोलेगा मैं 100 बार कर दूंगा, या कोई ऐसा होगा जिसके हाथ की मसल वीक होंगी तो वो बोलेगा मुझसे तो 10 बार भी नहीं होगा। तो जो एंड्योरेंस है हमें उसकी इंक्रीज करवानी रहती है ताकि वो उस वर्क को लंबे टाइम तक काम कर सके, उस काम को वो काफी देर तक यूज कर सके। इसे एंड्योरेंस बोलते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके। और क्यों यूज होती है ये एक्टिव एक्सरसाइज? इट ब्रेक द एडेशन फॉर्मेशन अराउंड द जॉइंट। एडेशन फॉर्मेशन का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है हमारा जो जॉइंट है वो कब दो बोन के चीजों से जुड़ के मिला हुआ है। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है तो ये इस तरीके से हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है और ये हमारा जो स्कैपुला का सॉकेट है उसके अंदर हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस इस तरीके से रोटेट करता है। अब इन दोनों के बीच में कैप्सूल्स है और फ्लूइड है। जब मान लो कि यहाँ पर कुछ एक रिएजेंट या कुछ एक एक्शन हो जिसकी वजह से यहाँ पर
अडेशन हो जाए और ये जॉइंट के बीच में स्पेस खत्म होके ये बोन के बोन जुड़ जाए। अब बोन टू बोन जुड़ जाए, अडेशन हो जाए, चिपक जाए, तो क्या फ्री मूवमेंट आ पाएगी? नहीं। वो दोनों शोल्डर और एक साथ घूमेंगे, ह्यूमरस और शोल्डर एक साथ घूमेंगे और एक ही साथ रुक जाएंगे, तो वो पूरी फ्री मूवमेंट नहीं दे पाएगा। अगर ऐसा कोई केस होता है तो वापस से शोल्डर को उस जॉइंट में अलग करने के लिए हम ये एक्सरसाइज यूज कर सकते हैं। इट रिड्यूस द स्पाज्म ऑफ द मसल्स। अगर मसल्स में स्पाज्म हो गया है किसी तरीके का, तब वो भी हम इससे दूर हटा सकते हैं। इट स्ट्रेचेस द टाइटन सॉफ्ट टिश्यू। अगर कोई टिश्यूज टाइट हो गए हैं तो हम उसे सॉफ्ट कर सकते हैं, ठंड मतलब ढीला कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे कई बार हम काम करते करते ये वाली मसल हमारी टाइट हो जाती है, ट्रेपीजियस, तो उस टाइट मसल को हम रिलीज करवा के रिलैक्स करवा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा काम करने से ये मसल टाइट होगी। अब टाइट होने के बाद में ये पेन क्रिएट करेगी। जब हम इसे वापस से रिलीज कर देंगे, स्ट्रेच कर देंगे, तो ये फिर से पेन फ्री हो जाएगी। तो इस टाइम में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इट रिमाइंड्स द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द जॉइंट और अ मसल। हमेशा हमारे जॉइंट और मसल के बीच में एक कोऑर्डिनेशन से मूवमेंट चलती है, इसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन एंड वीनस रिटर्न टू द जॉइंट एंड मसल। ऐसी एक्सरसाइज करवाने से आप जॉइंट के बीच में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर सकते हैं और वीनस रिटर्न को भी इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। हमेशा ही जब आप कोई एक्सरसाइज, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करवाएंगे, आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है और आपको रिलैक्स और अच्छा फील होता है, क्योंकि आपकी बॉडी डिमांड की जो ऑक्सीजन थी वो कंप्लीट हो गई है, इसलिए आप रिलैक्स और सूदनिंग फील करते हैं। इसीलिए हमेशा हमें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए ताकि हम फिट एंड फाइन रहें। अब तक के अंदर कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो? मैम, वीनस रिटर्न का क्या अर्थ होता है? वेनस रिटर्न का अर्थ ये होता है कि हमारी आर्टरीज जो है वो प्यूरिफाइड ब्लड जो है हार्ट से लेकर स्पेसिफाइक ऑर्गन, मसल सबके पास में लेके जाती है। अब वहां पर जो चेंज हुआ उसके अंदर, आपका ब्लड जो था वो ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड चेंज हुआ। अब डीऑक्सीजनेटेड को कौन लेकर आएगा? वेन्स लेके आएंगी। तो वेन्स क्या कर रही हैं? ब्लड को रिटर्न कर रही है, वापस लेके आ रही है, तो इसे बोलते हैं वेनस रिटर्न। ओके, ओके। ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम? सुधांशु जी एंड एक और नया बच्चा कौन था? प्रकाश। नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, सब समझ में आ गया पहली क्लास में? ओके, पुराने बच्चों में से किसी को कोई परेशानी है तो अभी पूछो बेटा, नहीं तो मैं सेकंड टाइप नो करवा रही मैम। हूँ। सेकंड टाइप पे चले? यस मैम। ओके, तो अभी हमने जो देखा था वो था एक्टिव असिस्टेड। अब दूसरा जो चीज है हमारे पास में, ये कहां पे गया? एक्टिव असिस्टेड, हाँ मेरा एक्टिव असिस्टेड हमने देख लिया। दूसरा है फ्री एक्सरसाइज। फ्री एक्सरसाइज क्या होता है? These are the exercise which are performed by the patient himself without any assistance and resistance by the external force except the gravity. ये वो एक्सरसाइज है जो हमें किसी और की हेल्प लेने के बजाय किसी फोर्स के साथ में हमने अपने आप की है, जिसमें हमारे पास में कोई भी मतलब ग्रेविटी के अलावा हमारे को कोई और फोर्स मिला जिससे हमने ये एक्सरसाइज की, लेकिन हमने इसको किसी के असिस्टेंस या किसी के रेजिस्टेंस में नहीं किया। मतलब ना तो किसी ने हमारे मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, ना ही उसको रोकने की कोशिश करी, सिर्फ फ्लो में हमने ये एक्सरसाइज कर ली। There will not be any of the manual or mechanical assistance or resistance given in this type of exercise. इस तरीके की एक्सरसाइज के अंदर ना तो कोई मैनुअल असिस्टेंस दी गई, मतलब ना तो किसी आदमी ने मुझे साथ दिया, ना ही किसी मशीन ने मेरा साथ दिया, ना ही किसी ने मेरी मूवमेंट को रोकने की कोशिश की। अपने आप से मैंने ये मूवमेंट कर ली। इट इज मच मोर यूजफुल फॉर द होम प्रोग्राम शेड्यूल। ये एक्सरसाइज भी हमें घर पे बताने के लिए सबसे इजी और अच्छी रहती है। द पेशेंट कैन परफॉर्म विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीबडी। और पेशेंट जो है वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, अपने आप वो एक्सरसाइज कर सकता है। बट द सेम हैज द सम मोर डिसएडवांटेज ऑल्सो।
लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है. There is the possibility to perform the improper or irrelevant movement and accessory movement which result in the wrong or in the insufficient neuromuscular activation. हमने उसे घर के लिए एक्सरसाइज तो बता दी, अब घर पे वो एक्सरसाइज सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इसका डिसएडवांटेज है. कई बार पेशेंट गलत भी कर सकता है, कई बार वो ट्रिक मूवमेंट जो होती है, जो एक्यूरेट मसल की होने वाली मूवमेंट है, उसके अलावा कोई और मूवमेंट कर लेता है, या फिर वो गलत तरीके से, या फिर वो अपनी खराब मसल्स को ज्यादा यूज कर लेता है, या उसको ज्यादा जल्दी से मसल को काम में लाने के लिए वो उसके रिपीटेशंस ज्यादा कर लेता है. अगर ऐसा कुछ वो कर लेता है तो ये उसका नुकसान है होम प्लान के अंदर. So that there should be proper supervision or proper guidance to the patient to perform the free exercise. अब इसीलिए हमें फ्री एक्सरसाइज करवाने के लिए पेशेंट को हमेशा अच्छे से एडवाइस करना पड़ेगा, उसका सुपरविजन करना पड़ेगा, उसको देख रेख में रखना पड़ेगा कि एक्सरसाइज तुम खुद ही करोगे, हम सिर्फ देखेंगे कि तुम गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो. फ्री एक्सरसाइज को भी हम फर्दर 2 तरीके में बांट सकते हैं, लोकल और जनरल. Localized क्या है? The localized free exercises are planned and formed to perform to improve one particular joint range or the increase of strength, power, endurance of the one group of or particular muscle. लोकल का मतलब क्या होता है? छोटी जगह, यानी कि हमें एक जॉइंट, एक मसल या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल, यानी कि अगर हमें एक्सटेंसर्स पे काम करना है तो सारे एक्सटेंसर्स के साथ में काम करेंगे, फ्लेक्सर्स के साथ काम करना है तो सारे फ्लेक्सर्स के साथ काम करेंगे, या अगर हमें रिस्ट जॉइंट पे काम करना है तो हम सिर्फ रिस्ट जॉइंट पे काम करेंगे. अगर सिर्फ हमें एक ही जगह पे काम करना रहता है तो वो लोकलाइज्ड फ्री एक्सरसाइज होगा, और जनरलाइज जो होगा वो पूरी बॉडी का होगा. जिसमें लोकलाइज का एग्जाम्पल है, जैसे हमें एक्सरसाइज करनी है सिर्फ नी जॉइंट पे, या फिर हमें एक्सरसाइज करनी है सिर्फ शोल्डर फ्लेक्शन पे, तो ये हमारा लोकल हो जाएगा. और जनरल बॉडी क्या होगा? These type of free exercises are formed to increase the joint range in multiple joints or increase the strength of many group of muscle. एक में नहीं, कई सारों में यूज होती है, और कई सारों में जैसे आप जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, रिलैक्स वॉक करते हैं. अब ऐसा वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग ऐसा कोई एक्टिविटी करेंगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि एक ही मसल का इंप्रूवमेंट होगा, सभी का होगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और सब उसमें अच्छा फील करेंगे. ये होती है आपका जनरल बॉडी. अब है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे होती है आपकी फ्री एक्सरसाइज. दीज आर 2 टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्री एक्सरसाइज, नेमली सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. पहली है सब्जेक्टिव. इट मीन्स परफॉर्मिंग द मूवमेंट विद इन द परफेक्ट एनाटॉमिकल रेंज एंड पैटर्न, एंड पेशेंट हैज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द परफेक्शन ऑफ द मूवमेंट विच ही परफॉर्म. यहाँ पे हमें एक मिस्टर परफेक्शनिस्ट की तरह काम करना है, यानी कि जो हमारा एनाटॉमिकल प्लेन है, यानी कि हमें सजाइटल प्लेन है, फ्रंटल प्लेन है, जो भी एक्सिस है जिसमें हमें काम करना है, उसी के अंदर हम वो रेंज ऑफ मोशन जो है कंप्लीट करेंगे और पेशेंट अपनी परफेक्ट रेंज लाने के लिए काम करेगा. ऑब्जेक्टिव. देयर विल बी सम गोल टू अचीव इन द एक्सरसाइज प्रोग्राम बट नॉट स्पॉइलिंग द परफेक्ट पैटर्न एंड एनाटॉमिकल रेंज ऑफ मूवमेंट. ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारा कोई गोल होगा. मान लो मेरा हाथ पूरा 180 डिग्री तक नहीं खुल रहा है, मुझे पता है कि मुझे इसको इसी प्लेन के अंदर मूवमेंट करनी है, लेकिन मेरा हाथ जो है वो 120 डिग्री पे रुक जा रहा है. अब मेरे को गोल सेट करना है कि मुझे 180 डिग्री तक पहुंचना है, तो मैं उसकी रिपीटेशन के हिसाब से काम करूंगी ताकि मैं अपने आप को फिट कर सकूं. फॉर एग्जाम्पल, बेंडिंग एंड टचिंग द ग्रेट टो विद इन द मिडल फिंगर, विद द मिडल फिंगर. अगर आप अपने पैर के अंगूठे को टच करना चाहते हैं तो झुक कर करेंगे, आप अपने मिडल फिंगर को पैर के उंगली तक ले जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको गोल सेट करना क्या होगा कि मुझे पैर के अंगूठे को टच करना है. और ये पहले दिन में तो हो नहीं जाएगा, धीरे धीरे होगा, आपको टाइम लगेगा. शुरुआत में आपके हाथ जो है वो शायद घुटने से कुछ नीचे तक ही पहुंचेंगे, फिर धीरे धीरे जब आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपका हाथ जो है आगे तक पहुंचना शुरू हो जाएगा. ये आपका फ्री एक्सरसाइज होता है. इसके क्या यूजेस हैं? फ्री एक्सरसाइज लोकल और जनरल हो गया. लोकल में मतलब किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट पे, मसल पे, और जनरल मतलब पूरी बॉडी के ऊपर. सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है कि आपकी जो मूवमेंट है वो सही एनाटॉमिकल प्लेन में आ रही है या नहीं आ रही है. कब कब यूज करेंगे हम? जॉइंट का रेंज इंक्रीज करने के लिए, मसल स्ट्रेंथ, पावर, एंड्योरेंस को इंक्रीज करने के लिए, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करने के लिए, सर्कुलेशन और वीनस ड्रेनेज को इंक्रीज करने के लिए, रिलैक्सेशन को इंक्रीज करने के लिए, जैसे आप स्विंगिंग और पेंडुलर मूवमेंट करते हैं. Repeated active movement breaks the adhesion formation and elongate the short and soft muscle.
अगर आप रिपीट एक्टिव एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपका एडेशन रिलीज हो जाएगा और आपकी जो मसल्स छोटी पड़ गई थी वो दोबारा से लॉन्ग हो जाएगी। रेगुलेटिंग द कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन, आप अपने कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन को भी इससे रेगुलेट कर सकते हैं। एक्टिव एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द रेस्पिरेटरी एंड वीनस रिटर्न so that the O2 supply to the muscle and blood circulation to the muscle increase। इसको करने से आप अपने ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड डिजीजेस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए हमेशा बताया जाता है कि अगर आप सुबह शाम जॉगिंग और ये चीजें करते रहेंगे तो इससे आपके हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में चलता रहता है, इसलिए आप इसे यूज करते हैं। ये दो एक्सरसाइज सबको समझ में आ गई, फ्री एक्सरसाइज और एक्टिव असिस्टेड। Yes, ma'am. किसी को कोई परेशानी है इसमें अभी तक में? मैम फ्री एक्सरसाइज का लास्ट वाला यूजेज बताओ। फ्री एक्सरसाइज का लास्ट वाला यूज, ये रेगुलेशन वाला। यस मैम। बेटा देखो, अगर मान लो आप एक्सरसाइज करते हैं, जब भी आप एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, आपका हार्ट जो है वो एक्टिव पंपिंग करेगा, ज्यादा स्पीड से पंप करेगा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। और वो तेजी से एक्सरसाइज करने के टाइम में हार्ट आपका तेज से पंप क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि जब भी आप कभी कोई एक्सरसाइज करोगे आपकी मसल की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, आपकी मसल ऑक्सीजन ज्यादा लेने लगेगी। अब वो ज्यादा लेने लगेगी तो उसको चाहिए भी ज्यादा, अब ज्यादा चाहिए तो देने वाला तो सिर्फ ब्लड ही है, अब ब्लड उसको देने वाला है तो फिर ब्लड के पास में एक ब्लड का एलिमेंट जो है आरबीसी, वो एक ही ऑक्सीजन को लेकर आया है। अब एक ऑक्सीजन उसने दे दी, ब्लड को, आपकी मसल को चाहिए 4, तो वो क्या करेगा कि उसको ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन ज्यादा लेने जाएगा, करेगा ज्यादा ब्लड को पंप करेगा, ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आगे पहुंचाएगा तो मसल के पास में ऑक्सीजन डिमांड पूरी हो जाएगी। अब अगर मसल ऑक्सीजन ज्यादा ले रही है तो CO2 छोड़ेगा भी, वो जो CO2 छोड़ेगा तो फिर वो वेन्स भी उसको ज्यादा CO2 को अपने आप के अंदर लेकर जाएगी और फिर वो भी अपनी उतनी ही तेजी से आपके हार्ट के पास में पहुंचेगी। इससे आपका सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन जो आपका सर्कुलेटरी मेथड होगा वो जल्दी तेजी में आ जाएगा और आपकी बॉडी की डिमांड पूरी हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका जो हार्ट का फंक्शनिंग है वो भी बेटर हो जाएगा, क्योंकि आपका हार्ट जो नॉर्मल जितना पंप करता है आपने एक्सरसाइज करवा के हार्ट की भी एक्सरसाइज करवा दी, मसल्स की भी एक्सरसाइज करवा दी, जिससे आपका सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है? यस मैम। और कोई डाउट किसी को?